नमस्ते बच्चों। हम अपना इकाई 9 जंतुओं एवं पौधों में परिवहन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम रुधिर प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, यानी ब्लड प्लाज्मा। ये कैसा होता है ब्लड प्लाज्मा? ये जो होता है, ये हल्का पीला साफ चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? ये हल्का होता है और ये चिपचिपा, है ना। हल्का चिपचिपा और कैसा होता है? ये देख रहे हो ना, हल्का पीला सा। ये देख रहे हो, पीला और साफ चिपचिपा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर लगभग कितना होता है? 55, ठीक है, 55 से लेकर 60% भाग होता है। कितना होता है? 55 से लेकर 7% तक का भाग होता है रुधिर प्लाज्मा। ठीक है, सामान्य रूप से इसमें 90% यानी 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा कैसा होता है? कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, रुधिर प्लाज्मा जो है वह क्षारीय होता है। ठीक है, रुधिर प्लाज्मा कैसा होता है? क्षारीय होता है। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन्स, ग्लूकोज, वसा। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन्स, ग्लूकोज, वसा अम्ल तथा हार्मोन्स विद्यमान रहते हैं। आपने जाना कि रुधिर जो कि लाल रंग का बहता हुआ तरल पदार्थ दिखाई दे, यानी जब आपको ब्लड आता है तब कैसा होता है? लाल रंग का बहता हुआ सा एक पदार्थ दिखता है ना, तरल पदार्थ दिखाई देता है। उनमें भी क्या होती है? उनमें भी कोशिकाएं होती है। क्या होती है? सेल होती है ना। उनमें भी उनमें भी क्या होती है? कोशिकाएं होती है। ठीक है, उनमें भी कोशिकाएं होती है। अतः यह कैसा है? एक तरल संयोजी उत्तक है जो विभिन्न पदार्थों को पूरे शरीर में परिवहन करता है। तो ये क्या है? एक तरल, ठीक है, तरल संयोजी उत्तक जो क्या करता है? जो विभिन्न पदार्थों को पूरे शरीर में परिवहन करता है। ठीक है, तो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड यानी रुधिर प्लाज्मा। अब हम देखते हैं चलिए, अब हम देखते हैं रुधिर का जमना तथा इसके लाभ। ठीक है, रुधिर का जमना तथा इसके लाभ के बारे में भी हम बात करेंगे। रुधिर का जमना तथा इसके लाभ। ठीक है, रुधिर का जमना तथा इसके लाभ के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये जमता है और ये कैसे क्या होता है, इसके लाभ क्या क्या है। तो शरीर के किसी भी अंग पर अगर कट जाने पर जब चोट लग जाती है, जब हमारा खून बहता है, क्या बहता है? जब रुधिर बहने लगता है, तो इसका क्या कारण है? कि रक्त नलिकाओं के कट जाने से रुधिर बाहर बहने लगता है। क्या कट जाता है जब हमें खून बहता है? तो जो रक्त की जो नलिकाएं होती है ना, आपने देखा बहुत सारी नलिकाएं हमारे शरीर में है, तो रक्त नलिकाओं के कट जाने से रुधिर बाहर निकलकर बहता है। और बहता रक्त क्या हो जाता है? थोड़े समय बाद कैसा हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है ना। ये नहीं कि हमेशा बहता ही रहे, थोड़े समय बहता है, उसके बाद फिर आप अगर आप देखोगे
तो वो कौन से रंग में बदल जाता है? वो गाढ़े रंग में बदल जाता है। ठीक है, कौन से रंग में बदल जाता है? यानी किसमें बदल जाता है? गाढ़ापन आ जाता है उसमें। तो क्या होता है? और अंत में एक परत की तरह कटे स्थान के ऊपर जम जाता है, यानी जहां कटा होता है वहां पर रक्त बहने के बाद थोड़ी देर बाद गाढ़ा होता है और उसके बाद उसके ऊपर जम जाता है। परंतु जब दुर्घटनाओं की स्थिति में जब रक्त का बहाव ज्यादा होता है, जब हमें ये बात हम कर रहे हैं जब हम छोटे छोटे चोटें लग जाती है, लेकिन जब दुर्घटनाएं होती है और रक्त का बहाव क्या होता है उस वक्त ज्यादा होता है, तब रुधिर प्लाज्मा, है ना, तब रुधिर जमने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। इससे क्या होती है? तभी देखते हो ना, जब एक्सीडेंट सब होता है तो बुरी तरह से खून बहता है और वो रुकता ही नहीं है। इससे क्या है? निरंतर रक्त बहने से क्या होता है कि स्थिति में मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है ना। इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी कहाँ ले जाना चाहिए? अस्पताल ले जाना चाहिए। अब देखते हैं रुधिर कैसा जम जाता है। कि जो रुधिर जब जमता है, जब चोट लगती है, तो रुधिर कैसे जम जाता है? ठीक है, कैसे जमता है? तो हम देखेंगे कि ये रुधिर जो है ये किस तरह से जमता है। तो रुधिर का जमना एक रासायनिक क्रिया है। तो क्या है रुधिर का जमना? रुधिर का जमना जो है एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया। ठीक है, रुधिर का जमना एक रासायनिक क्रिया है और रुधिर जमने की संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूरी होती है। शरीर में जो क्षतिग्रस्त स्थान होता है जहां पर रुधिर केशिकाएं क्या हो जाती है? रुधिर केशिकाएं जब फट जाती है तो रुधिर जो है बहकर, रुधिर जो है, खून जो है बहकर वायु के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है? वायु के संपर्क में आता है। और क्षतिग्रस्त ऊतकों के रुधिर की प्लेटलेट्स के विघटित होने से एक तत्व बनता है, जिससे क्या होता है? जिससे प्लाज्मा की उपस्थित, प्लाज्मा में उपस्थित क्या होता है? प्लाज्मा में फाइब्रो फाइब्रिनोजन। ठीक है, जरा लिख लेते हैं हम लोग उसको। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन। तो क्या होता है? फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाता है। तो ये जो फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन है ये किस में बदल जाता है? फाइब्रिन में बदल जाता है। ठीक है, ये किस में बदल जाता है? फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन में बदल जाता है जो रेशे की भांति होती है। और अनेक फाइब्रिन के रेशे क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर किसके रूप में काम करती है? जाल के रूप में। ठीक है, जाल के रूप में जम जाते हैं और इन रेशों में रक्त कणिकाएं, कौन कौन से रक्त कणिकाएं होती है इसमें? तो हम लोग रुधिर की जमने की बात कर रहे हैं कि किस तरह से रुधिर जो है क्या होता है? जम जाता है। ठीक है, तो जो अनेक फाइब्रिन के रेशे क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर, फाइब्रिन रेशे कैसे काम करते हैं? फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन के रेशे, फाइब्रिन के रेशे जो है क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में काम करता है, एक जाल की तरह बन जाता है। ठीक है, जाल के रूप में काम करता है, यानी जाल के रूप में जम जाता है। इन रेशों में रक्त कणिकाएं, जो रक्त कणिकाएं है आरबीसी और व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है? यानी रक्त कणिकाएं जो है ये उलझ जाती है और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना रुक जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? एक लाल थक्का क्या हो जाता है? जम जाता है।
ठीक है। और फिर क्या होता है, रक्त का बहना रुक जाता है। फिर थोड़े समय बाद क्षतिग्रस्त स्थान पर फाइब्रिन जाल के क्या होता है, फाइब्रिन जाल के हल्के पीले रंग के द्रव निकलता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, लाल रंग निकलना बंद होकर हल्के पीले रंग का द्रव निकलना शुरू हो जाता है। अगर आपने कभी चोट लगते टाइम आपने देखा होगा कैसे कैसे स्राव आपके चोटों से आ रही है। पहले बहुत लाल लाल आएगा, है ना, लाल क्या होगा, लाल जो रुधिर आएगा, रुधिर कैसा आएगा, लाल रंग में आएगा। उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा और आखिर में आप देखोगे कि उसमें से जो एक पीले रंग का द्रव निकलता है। और ये जो है घाव से निकलते को ऐसे स्राव, है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम। ठीक है। यानी थोड़ा जब क्षतिग्रस्त स्थान पर फाइब्रिन जाल से एक हल्के पीले रंग का द्रव जब निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सीरम कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं। ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि कौन कौन से हैं रुधिर वर्ग। वर्ग। तो शरीर में रक्त की कमी होने पर क्या होता है, शरीर में रक्त की कमी होने पर यानी घायल या फिर ऑपरेशन के समय डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर घायल के शरीर में रक्त चढ़ाता है ना, रुधिर चढ़ाता है। जब हम लोग घायल हो जाते हैं, जब शरीर में रक्त की कमी होती है, तब क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं ना कि खून की जरूरत है, आप लोग खून का इंतजाम करके रखिएगा जब कोई ऑपरेशन सब होता है तो, है ना, सर्जरी सब होता है तो जो है इसमें जो है क्या होता है, रक्त देने वाला, तो हमें डॉक्टर जो है रक्त देने वाले की रुधिर वर्ग की जानकारी करते हैं कि कैसा है जिससे हम रक्त ले रहे हैं, वो रक्त कैसा है, कोई बीमारी है, कुछ सारी बातों की यानी पूरी टेस्टिंग होती है उस खून की। तो इस संबंध में यानी इस संबंध में जो सबसे पहले किन्होंने जो है किस वैज्ञानिक की खोज के फलस्वरूप पता चला कि रुधिर देने वाले तथा लेने वाले व्यक्ति का रक्त वर्ग समान होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का सी, किसी का ए बी हो तो इधर उधर चढ़ा दिया, मतलब कि जो ब्लड देते हैं उसी को क्या है, समान रूप की वर्ग समान होना चाहिए, है ना। हाँ, ये नहीं कि हर खून हमारे शरीर में चढ़ सकता है। तो ये वर्ग समान होना चाहिए, इसके बारे में जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने खोज की, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया, सबसे पहले इस वैज्ञानिक ने, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि ये खोज किया कि रुधिर देने वाले व्यक्ति का वर्ग क्या है, रुधिर लेने वाले दोनों का क्या होना चाहिए, रक्त का वर्ग समान होना चाहिए। यदि दोनों के रुधिर वर्ग समान नहीं होता है तो जो रक्त देता है, तो रक्त देने वाले को क्या कहते हैं, यानी अगर आप किसी को रक्त दे रहे हो तो आप क्या बन जाओगे, दाता, यानी रक्त देने वाला दाता कहलाता है। और जो रक्त लेने वाला लेने वाला ग्राही। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। तो रक्त ले देने वाले को क्या कहते हैं, दाता कहते हैं, और रक्त जो ले रहे हैं, आपसे जो स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें हम ग्राही कहते हैं। तो जो अगर दोनों के रुधिर वर्ग अगर समान ना हो, यानी दाता और ग्राही का समान ना हो, तब क्या होता है, तब जो है ये जो रक्त जो दूसरे के शरीर में यानी दाता का शरीर से ग्राही के शरीर में जाकर ये रुधिर का धक्का बना देते हैं, यानी उसको स्वीकार नहीं करते, जिससे क्या होता है, रुधिर का जो प्रवाह होता है वो रुक जाता है। और इस अवस्था में जो ग्राही है यानी जो रक्त ले रहा है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के रक्त में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है।
तो ये जो उपयुक्त खोज है, इससे ये बताया गया है कि मनुष्य के रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं। कितने प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं मनुष्य के शरीर में? दो प्रकार के, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में जो है दो प्रकार के, यानी मनुष्य के रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। दो प्रकार के क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। दो प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होता है, जिसे हम लोग प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजन यानी एंटीजन। प्रतिजन यानी क्या है? प्रतिजन यानी एंटीजन बोलते हैं जिसे, और प्रतिरक्षी जिसे हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। तो जो है, तो हमने क्या देखा कि, चलिए, तो जो है रुधिर में दो प्रकार के क्या होता है? दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। उसमें जो है हमने क्या देखा कि ये दो प्रकार के होते हैं, प्रतिजन प्रतिजन और प्रतिरक्षी, ठीक है। प्रतिजन और प्रतिरक्षी। अब जो है प्रतिजन जो होता है, ये जो है किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु है जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, यानी एंटीजन, ठीक है। जो हमारे शरीर में क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। और कोई भी, जैसे कि अगर हम कहा जाए तो कोई भी पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिजन। तो अब सिर्फ इतना समझिए कि ये जो है, ये प्रतिजन जो एंटीजन है, ये क्या करता है? किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु है जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। और ये जो प्रतिरक्षी है, ये क्या है? हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित सुरक्षात्मक प्रोटीन है। एक सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो शरीर के जो प्रतिजन होता है, एंटीजन होता है, जो शरीर के प्रतिजन नामक बाह्य पदार्थ से हमें बचाते हैं, ठीक है। ये किसी भी क्या होता है? ये किसी भी प्रतिजनिक उत्तेजना की अनुक्रिया में जीवाणु कोशिकाओं द्वारा घटित होता है। तो घटित क्या है? इसकी जो है एक प्रोटीन है। तो प्रतिजन क्या है? प्रतिजन हमने क्या देखा? एंटीजन जो है उपस्थित वे अणु है जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। और प्रतिरक्षी यानी जो भी सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो प्रतिजन नामक बाह्य पदार्थ से हमारे शरीर को बचाते हैं, ठीक है। अब इसके डिटेल में हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं। तो जो है हमारे, तो अब सिर्फ इतना जान लीजिए कि रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। तो जो प्रतिजन लाल रुधिर कणिकाओं की जीवक कला है ना, लाल रुधिर कणिकाओं की जीव कला की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। कहां पर स्थित होते हैं? बाहरी सतह पर। और ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिजन ए और तथा प्रतिजन बी। तो ये दो प्रकार के होते हैं। क्या है? ए, कैपिटल ए, तथा बी, ठीक है, कैपिटल बी। और प्रतिजन के लिए बड़ा अक्षर ए तथा बी का संकेत उपयोग किया जाता है, यानी जो बड़ा अक्षर है ना, उसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। ये बिग लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स क्या करते हैं? प्रतिजन को दर्शाने के लिए करते हैं। और जो प्रतिरक्षी रुधिर के जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, प्रतिरक्षी रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये भी क्या है? कितने प्रकार के हैं? प्रतिरक्षी भी, ये भी दो प्रकार के हैं, ठीक है, दो प्रकार। तो ये भी क्या है? ये भी दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। जैसे प्रतिरक्षी ए, यानी इन दोनों का कैसे किसमें ये किया जाता है? स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। इसमें क्या है?
चलिए यहाँ पे लिखते हैं। प्रतिरक्षी ए और प्रतिरक्षी बी। ठीक है, तो प्रतिरक्षी के लिए क्या कैसे किसमें किया जाता है, छोटे अक्षरों में संकेत का प्रयोग करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिरक्षी के लिए छोटे अक्षरों में और प्रतिजन के लिए बड़े अक्षरों में किया जाता है। अब जो है खोजों के आधार पर, जो खोजों के आधार पर जो कार्ल लैंडस्टेनर स्टीनर जो थे, उन्होंने क्या किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने उन्होंने क्या कहा कि ये बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाली जो प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को जो है कितने वर्गों में बांट सकते हैं, 4 वर्गों में। तो क्या बताया है इनके बारे में, रुधिर के बारे में? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य रक्त, यानी रक्त जो है मनुष्य की जो रक्त है, ठीक है, मनुष्य यानी मनुष्य का जो रक्त है, मनुष्य रक्त जो है 4 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा जाता है, 4 वर्गों में बांटा जाता है। जो क्या क्या है, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, 4 वर्गों में बांटा गया है। अब हम जरा इस टेबल को देख लेते हैं जो आपकी किताब में दे रखा है, एक टेबल। ये देख रहे हो ना? ये एक और तालिका है। चलिए ये देखिए तालिका 9.1। इसमें जो है ये क्या है, रुधिर वर्ग देखिए ए है। तो इसमें क्या है, इसमें प्रतिजन क्या है, ए, कैपिटल ए, और प्रतिरक्षी क्या है, एंटीबॉडी क्या है, बी, स्मॉल बी। ठीक है, और रुधिर वर्ग बी में क्या है, प्रतिजन जो है यानी एंटीजन जो है क्या है, बी है, और प्रतिरक्षी स्मॉल ए है। ठीक है, और रुधिर वर्ग जो ए बी है, ए बी में प्रतिजन जो है दोनों है, ए और बी, और उसमें प्रतिरक्षी कोई भी नहीं है। और रुधिर वर्ग ओ में जो है एंटीजन यानी प्रतिजन क्या है, कोई नहीं है, और प्रतिरक्षी जो है ए तथा बी है। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा कि ए में जो है रुधिर वर्ग में क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल बी, और बी में जो है कैपिटल बी स्मॉल ए। ठीक है, ए बी में ए और बी दोनों है, और उसका जो प्रतिरक्षी है वो कोई नहीं है। इस तरह से इस तालिका को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो रुधिर के धक्के के समान जमना तभी होता है जब प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी ए, ठीक है, प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी ए साथ साथ उपस्थित हो। और प्रतिजन बी तथा प्रतिरक्षी बी, प्रतिजन बी तथा प्रतिरक्षी जो बी होता है वो जब क्या होता है, एक साथ उपस्थित हो, तो इनके ही अभिश्लेषण के कारण रक्त कोशिका यानी वहनी जो है क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, तथा रक्त का बहाव रुक जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो मनुष्य जो रक्तग्राही होता है उनकी मृत्यु हो सकती है। तो क्या है, हमें जो वर्ग, जिसका वर्ग जो है यानी समान, इसमें ही क्या करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। अब जो है रुधिर वर्ग की जानकारी से क्या होता है, क्या है उसकी महत्व, कि रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे समाज के लिए क्या साबित हुआ है, एक वरदान साबित हुआ है ना। रक्तदान, रक्तदान जो है
जो सभी स्वस्थ मनुष्य जो है कर सकते हैं, वो क्या हुआ है, एक वरदान साबित हुआ है। क्योंकि कभी भी, जैसे कि कभी भी हमें जरूरत जब होती है, तब क्या होता है, रक्त बैंकों में जाकर हम लोग हमें रक्त मिल जाता है, और रुधिर वर्गों की जानकारी से क्या मिलता है, हमें चिकित्सा में हमें आसानी मिलती है ना। तो ये ब्लड सब यानी ये रुधिर सब हम कहाँ पर जमा करते हैं, रुधिर बैंक में, है ना। जैसे पैसों के लिए बैंक होता है, वैसे ही क्या बैंक है, रुधिर बैंक, जिसे ब्लड बैंक कहते हैं। बैंक। तो रक्तदान का महत्व आप सबको पता पता है। ऐसे केंद्र जहां रक्त मिलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लड बैंक या रुधिर बैंक कहलाते हैं। और रुधिर बैंक जो है प्रत्येक अस्पतालों में खोला गया है, ठीक है। और इसके अलावा रुधिर बैंक जो है बड़े बड़े चिकित्सालयों में भी खोले गए हैं। और इन अस्पतालों में क्या होता है, जो दाताओं जो होती है, उनका रुधिर लेकर रुधिर वर्ग के ज्ञात किया जाता है, यानी कि ऐसे ही ले ले, ठीक है, उनका जो रुधिर वर्ग है कौन सा है, उसकी हम लोग जानकारी रखते हैं। और रुधिर वर्ग निर्धारित होने के बाद रक्त के आधुनिक उपकरण एवं विधियों द्वारा क्या करते हैं, विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर कांच की प्लास्टिक की वायुरुत बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है, यानी जहां पर वायु न घुसे, ठीक है, ऐसे बोतलों में जो है सुरक्षित रखा जाता है। और इस प्रकार रखा गया रुधिर लगभग 30 दिन तक सुरक्षित रहता है। तो कितने दिन तक सुरक्षित रहता है, 30 दिन तक सुरक्षित रहता है। और आवश्यकता पड़ने पर रुधिर को घायल रोगी व्यक्ति यानी किसी को भी, है ना, वर्ग का मिलान करने के बाद क्या करते हैं, उन्हें चढ़ा दिया जाता है। तो वो संस्था स्थान जहां पर विभिन्न वर्गों के रुधिर सुरक्षित एवं संग्रहित रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रुधिर बैंक कहते हैं। और विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक जो है वो कौन सा है, वो है रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी। तो ये विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक है। अब जो है रक्त का आदान एवं रक्त का दान, कि रक्तदान क्यों, तो रुधिर बैंक में जो रुधिर की निरंतरता बनी रहे, इसीलिए क्या करते हैं, रुधिर दान की आवश्यकता पड़ती है। और रुधिर दान एक स्वस्थ नागरिक से लेकर निजी संगठन के कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। जो रुधिर देने वाले व्यक्ति को रुधिर की परीक्षण की, ऐसा नहीं कि कोई भी बिना स्वस्थ मनुष्य जो है वो क्या कर सके, रुधिर दे सके, है ना। तो जब रुधिर देते हैं उससे पहले क्या करते हैं, उसकी उन हम लोगों की जो भी दे रहे हैं उनकी क्या करते हैं, दाता की जो रुधिर है उसकी परीक्षण किया जाता है। और ये देखते हैं कि वे गंभीर बीमारियों से मुक्त है या नहीं, ठीक है। जैसे कि एच आई वी टेस्ट करते हैं, ठीक है। और अनेक गंभीर, जैसे कि हेपेटाइटिस की बी और सी, ठीक है, और VDRL, सभी जो है, और मलेरिया मुक्त होना चाहिए, यानी सारे जो बीमारियों से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। और जो धनात्मक यानी पॉजिटिव, है ना, ये सब क्या है, कि ये धनात्मक जो है पॉजिटिव परीक्षण आने पर उस व्यक्ति का रक्त, यानी अगर किसी में HIV पॉजिटिव है, या फिर किसी में जो है VDRL है, सभी या मलेरिया है पॉजिटिव यानी है उन लोगों को, तब क्या करते हैं, उनका रक्त नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है, उनका रक्त नहीं लिया जाता है। तो इन सबकी जानकारी लेने के बाद ही वो क्या करते हैं, रक्त लेते हैं। रुधिर दान कैंप भी लगाए जाते हैं। और रेड क्रॉस सोसाइटी सभी सरकारी अस्पतालों एवं निजी चिकित्सालयों में क्या करते हैं, रुधिर एकत्रित करते हैं, ठीक है। और एकत्रित एवं सुरक्षित रुधिर की आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को उपलब्ध कराया जाता है। और जो शरीर में रुधिर की कमी होने से कौन सा रोग होता है, जो शरीर में जो रुधिर की कमी होते हैं उसे हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। एनीमिया क्या है, जब हमारे शरीर में रुधिर की
कमी होता है, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो जो रक्त का जो आदान प्रदान है, किसी भी मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी होने पर अलग से रक्त चढ़ाकर क्या करते हैं, रक्त की कमी को पूरा कर लिया जाता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, यानी रक्त की कमी को जो पूरा करते हैं, जब रक्त की कमी होती है तो उसे कहते हैं रुधिर आधान, है ना। जब रक्त की कमी होती है तो हम लोग रक्त लेकर उसे पूरा करते हैं। इस प्रक्रिया में दाता तथा ग्राही दोनों के रक्त वर्ग की सुमेलन किया जाता है। जैसे कि जो है, जैसे तालिका में एक तालिका है आपकी 9.2, ठीक है, उस तालिका को जरा देख लीजिए। तो जो सही रक्त है उनको क्या करेंगे, सही तरीके से ही चढ़ाते हैं। चलिए देख रहे हो ना, दाता ग्राही, यानी दाता जो देने वाला है और ग्राही जो लेने वाला है। तो जो है इसमें जो दिखा रखा है कि जो 9.2 में दिखा रखा है, रुधिर वर्ग का ज्ञात किया गया है, ठीक है। रुधिर बैंक से उपलब्ध कराए गए समान रुधिर वर्ग के ही रक्त क्या कर सकते हैं, रोगी के शरीर में आवश्यकता अनुसार चढ़ाया जा सकता है। और रोगी को रक्त देने से पहले क्या देखते हैं कि HIV यानी यानी मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु आदि से वो मुक्त है, ठीक है। इसका प्रमाण लिखा जाता है और डॉक्टर की देख रेख में ही चढ़ाया जाता है। ये देख लो, रुधिर वर्ग ए से क्या ले सकते, ए, ठीक है। ये बी नहीं ले सकते, ए बी ले सकते हैं। तो बी दाता देख सकते हो, बी को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं। तो और ये जो ओ है, ये सभी को, यानी क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी जो है विश्व में क्या है, सभी को, सभी ग्रुपों को ओ दे सकते हैं, ठीक है। तो रुधिर देने वाला दाता तथा रुधिर प्राप्त करने वाला ग्राही कहते हैं। और रुधिर वर्ग जो ओ है वो सर्वदाता कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, सर्वदाता। कौन कहलाता है, ओ, क्योंकि सभी को दे सकते हैं, देख रहे हो ना, सभी में टिक है। तो रुधिर वर्ग ए बी जो है सर्वग्राही है, ठीक है। वो सर्व क्या है, ग्राही है, ग्रहण कर सकता है। और जो रुधिर आधान के लिए संवर्गीय व्यक्तियों का क्या करना चाहिए, संवर्गीय व्यक्तियों का चयन करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है, हमने जो रुधिर वर्ग के बारे में, जो ब्लड डोनेशन के बारे में आपको बताया। अब हम देखते हैं, हमने मानवों का देख लिया, अब हम पौधों में भी परिवहन की जरा प्रक्रिया को देख लेते हैं, ठीक है। पौधों में परिवहन, यानी पौधों में किस तरह से परिवहन होता है। तो जो है, आप जब पानी डालते हो पौधों में, तब क्या देखते हो कि पानी डालते हुए क्या देखते हैं कि मुरझाए हुए पौधों को जब आप पानी देते हो तो थोड़े समय बाद क्या होता है, उनकी पत्तियां हरी भरी तथा ताजी दिखाई देने लगती है ना। और ये जल जड़ों से क्या करते हैं, पत्तियां, ये क्या करते हैं, ये जल जो है जड़ों से पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। तो आपको पता है ना, पत्तियों में क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अभी किताब में एक डायग्राम दे रखा है, जरा इसको देख लीजिए। तो ये देख रहे हो ना, पौधों में वहनी तंत्र। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बिना क्या नहीं कर सकते, पौधे भोजन बनाते नहीं, है ना। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, क्रिया में बना भोजन जो है पौधों के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता है। तो ये जो दरअसल ये जो पौधे होते हैं, इनकी जो जड़ों से लेकर पत्तियों तक, है ना, इनकी जो जड़ें हैं, जड़ों से लेकर कहाँ तक, ये पत्तियों तक जो है वहनियों का एक तंत्र होता है, यानी जो ले जाते हैं, ले जाने का काम करते हैं, ठीक है, लाने जाने का काम करते हैं। तो वहनियों का एक तंत्र होता है जो दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या है, एक तो जटिल उत्तकों के बने होते हैं, जटिल उत्तकों के जो बने होते हैं, ठीक है, जो ले जाते हैं, जिसमें जो है दारू यानी जाइलम और पोषवाह यानी फेलोइम
और जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों के गोल को क्या करते हैं, गोल के रूप में तनों से होती हुई पत्तियों तक पहुंचाती है। देख रहे हैं ना, फ्लोएम वहनी, मिट्टी के कण, मूल रोम है ना, मध्य शिरा, और ये जाइलम जो वाहिनी है, ये किस तरह से ले जाते हैं जड़ों द्वारा जल का अवशोषण। तो ये जो पत्तियां होती है, पत्तियों में निर्मित भोजन जो है क्या करते हैं, फ्लोएम द्वारा क्या करते हैं, ये घोल के रूप में पौधों के समस्त भागों में पहुंचता है। तो इस तंत्र को आप जरा, वहनी तंत्र को जरा आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, इस पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से पौधों में क्या होता है, किस तरह से पौधों में भी परिवहन होता है। तो सभी जल एवं खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाला संवहन उत्तक जाइलम है। कौन सा है, उत्तक जाइलम है। और पत्तियों से भोजन का संवहन विभिन्न अंगों तक फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जल खनिज पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण कैसे, किसके द्वारा होता है, मूल रोमों द्वारा होता है। ठीक है, मूल रोमों द्वारा होता है। उसके बाद जल खनिज पदार्थ एवं भोजन का जो है पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाना संवहन कहलाता है। ठीक है, भोजन का विभिन्न अंगों तक पौधों के पहुंचाना संवहन कहलाता है। और जल एवं खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाना क्या कहलाता है, ले जाने वाला संवहन क्या कहते हैं, उत्तक। कौन सा है, उत्तक जाइलम। ठीक है, उत्तक जाइलम है। और पत्तियों से भोजन का संवहन विभिन्न अंगों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा होता है, फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, तो इन सबको आप क्या कर कीजिएगा, उसको डायग्राम को बनाकर सबको याद कर लीजिएगा। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।